नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांक आईएएस अकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा सेशन किसी करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक पर होने वाला है। तो आज का एक नया टॉपिक है, दैट इज पर्वतमाला स्कीम। उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस डिस्कशन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। जो बच्चे प्रीलिम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम इस साल देने जा रहे हैं, 2022 में 5 जून को एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कॉल्स मैसेजेस आते हैं कि सर हम इतने कम टाइम में कैसे प्रीलिम्स को जो है क्रैक करें, किस प्रकार से इतने कम समय में पूरे सिलेबस जो है उसको कवर करें। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में हम एक सोल्यूशन लेकर के आए हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स का जो बैच है, प्रीलिम्स स्पेशल बैच जो है वो हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री कुमार नलिन सर कवर करवाएंगे, पॉलिटी विजेंद्र सर कवर करवाएंगे, इकोनॉमी कुसुम मैम कवर करवाएंगे, ज्योग्राफी में आपको कवर करवाऊंगा, साइंस वैभव सर कवर करवाएंगे एंड करंट अफेयर्स जो है ओजांक सर एंड कुसुम मैम आपको कवर करवाएंगे। मात्र 10,000 रुपीज का कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए रखा गया है, जिसके अंदर आपको वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस जो है, ऑनलाइन लाइव क्लासेस अवेलेबल होंगी। साथ में ही रिकॉर्डेड देखने का ऑप्शन भी जो है वो आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप जो है हमारी, उसके ऊपर ये सारी क्लासेस होंगी। और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जीएस मेंस का बैच हमारा, जो कि टारगेट 2022 का बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाता है। लाइव लेक्चर्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे। जीएस पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करवाए जाएंगे। ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप जो है हमारी, उसके ऊपर लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, प्लस 1 ईयर की वैलिडिटी आप लोगों को दी जाएगी, ताकि आप उन क्लासेस को बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकें। और डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की इंफॉर्मेशन। कॉन्सेप्टर बैच, 12th क्लास के बाद हम कैसे तैयारी करें, उसके ऊपर पूरा एक बैच जो है, डेडिकेटेड बैच जो है वो ओजांक सर के गाइडेंस में चलाया जाता है। ओजांक सर खुद बच्चों को गाइड करते हैं कि क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर के, आंसर राइटिंग को लेकर के, कंसेप्ट क्लैरिटी को लेकर के। और इसकी डेमो क्लासेस जो हैं वो भी हमारी ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पर अवेलेबल हैं। एडमिशन्स के कुछ ही दिन बचे हैं, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके और डिटेल जो है वो जान सकते हैं। एनसीईआरटी आंदोलन बैच हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच है, जिसके अंदर बच्चे जो हमेशा सुनते आते हैं कि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी हमें आनी चाहिए, एनसीईआरटी को पढ़ना हमें आना चाहिए, एनसीईआरटी हम अगर हम पढ़ेंगे तो यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। लेकिन क्या अप्रोच होती है जिसके द्वारा यूपीएससी को क्रैक किया जा सकता है एनसीईआरटी को पढ़ करके? किस तरीके से हम एनसीईआरटी को पढ़ें, किस तरीके से फैक्ट्स पर ना पढ़ करके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर फोकस करें, किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करें, ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो सिखाते हैं ओजांक सर खुद। बच्चों को जो है एनसीईआरटी को पढ़ना सिखाते हैं, क्या अप्रोच हो वो अप्रोच सिखाते हैं। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस जो है इस बैच की आपको देखने को मिलेगी। और भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। कॉन्सेप्टर ईसीएस बैच हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल बैच, जिससे कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हमें देखने को मिलता है, प्रीलिम्स, मेंस और डायरेक्ट सिलेक्शन जो है वो भी मेंस को क्लियर करने के बाद इंटरव्यू को फेस करना और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन देना। इसी बैच से हमने बहुत ज़्यादा बच्चों को देखा है ऐसा। और इस बैच के एडमिशन के कुछ ही दिन जो हैं वो बचे हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और डिटेल जानना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। आंसर राइटिंग, जिससे कि बहुत ज्यादा बच्चे घबराते हैं, सर हमें आता सब कुछ है लेकिन हम लिख नहीं पाते, वो लिखने की कला, लेखन शैली जो है उसे कैसे विकसित किया जाए, उस आंसर को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो ओजांक सर खुद आपको करवाएंगे। 23 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। फीस जो है बहुत ही नॉमिनल है, 5,000 रुपीज जो है इसकी फीस है। कैसे आंसर राइटिंग की जा सकती है और प्लस 1 ईयर की योजना जो है वो भी आपको कवर करवाई जाएगी। आप जानते हैं कि योजना को पढ़ना कितना ज्यादा क्रूशियल है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो वो योजना जो है वो भी आपको कवर करवाई जाएगी इस बैच के अंदर। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश से घबराते हैं, इंग्लिश से डरते हैं, तो इंग्लिश का ग्रामर का कोर्स रवि बजाज सर के द्वारा करवाया जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डेट
16 फेब से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही नॉमिनल फीस में बैच है, 4000 रुपीज़ का बैच है। आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप जो है हमारी, उसके ऊपर लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी और बाकी की डिटेल इस नंबर पर आप ले सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। फर्स्ट टेस्ट जो है वो सभी के लिए फ्री है। लास्ट 18 मंथ्स के, पिछले 18 महीनों के करंट अफेयर्स जो हैं उनके टॉपिक्स को मिला करके एक बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज जो है वो बनाई गई है, जिसके अंदर 1500 से ज्यादा क्वेश्चंस, 1500 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे टेस्ट दे सकते हैं और ये टेस्ट जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस में अवेलेबल है। ओनली 500 रुपीज के पेमेंट में आप लोगों के लिए ये टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं इसे कर सकते हैं, और डिटेल जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके बाकी की डिटेल ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा टॉपिक जो कि है पर्वतमाला प्रोग्राम, पर्वतमाला कार्यक्रम जो है हमारा टॉपिक है। आप इस इमेज को देख करके थोड़ा समझ ही गए होंगे कि हम किसी रॉपवे और ऐसी चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो क्या न्यूज़ है, क्या है, सबकी बात करते हैं। अगर हम पीआईबी की न्यूज को देखें 7 फेब की, 7 फरवरी की न्यूज को देखें तो पर्वतमाला एन एफिशिएंट एंड सेफ अल्टरनेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के रूप में एक न्यूज जो है वो हमारे सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंदर, ये इस साल का जो बजट था, बजट 2022 जो था, उसके अंदर पर्वतमाला प्रोजेक्ट जो है, पर्वतमाला स्कीम जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जिसको कि एक अच्छा खासा बजट जो है वो अलॉट भी किया गया है। अगर हम पास्ट में देखें तो ऐसी एक और न्यूज हमें देखने को मिलती है, वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट। अक्टूबर 2021 में अगर हम देखें तो वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट, नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ के सांसद हैं, नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रोपवे का एक प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किया था और उसको स्टार्ट भी किया था, उसको इनॉग्रेट भी किया था अक्टूबर 2021 में। तो ये रोपवे जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहे हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि हमें प्रीलिम्स या मेंस में रोपवे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले। तो देखते हैं इस इशू को क्या है, ये पूरा मामला क्या है, ये सारी चीजें क्या है, इन सब के बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे योजना के बारे में। योजना क्या है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मंत्रालय जो है वो कौन सा है, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्टिकुलर योजना का, रोपवे के लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, और रोपवे से रिलेटेड चैलेंजेस, चुनौतियां क्या होती हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो पहले स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। स्कीम जो है वो पीपीपी मॉडल पर स्टार्ट की जाएगी। योजना जो है वो पीपीपी मॉडल पर काम करेगी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक सेक्टर का भी पैसा जो है इसमें लगेगा, प्राइवेट सेक्टर का भी पैसा जो है इसमें लगेगा। मतलब सरकार प्लस बाकी की जो दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो अपना पैसा जो है इसमें लगाएंगी। पार्टनरशिप के आधार पर, साझेदारी के आधार पर काम जो है वो होगा। चाहते क्या है हम, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, रोड्स जो हैं, कन्वेंशनल रोड जो है हमारी, वो डिफिकल्ट एरियाज जो होते हैं, हिली एरियाज जो होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, वहां पर लागत बहुत ज्यादा आती है रोड्स को बनाने की, और उसके बाद में रोड से एसोसिएटेड खतरे जो हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रोडों का ऊपर एक्सीडेंट हो जाना, लैंडस्लाइड हो जाना, ऐसी बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम जो है वो लगी रहती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का वो उतना अच्छा मीडियम रोड्स जो है प्रोवाइड नहीं कर पाती हिली एरियाज में। तो वहां हम चाहते हैं एक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव जो है उसको लाया जाए, एक ऐसा विकल्प लाया जाए, एक ऐसा अल्टरनेटिव लाया जाए जो कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, पारिस्थितिकीय रूप से स्थायी हो, मतलब लंबे समय तक हम उसका उपयोग कर सकें। ऐसा कोई अल्टरनेटिव ना लाएं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को गड़बड़ाता हो और एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो। इसके लिए ये परियोजना जो है वो लाई गई है। क्या चाहते हैं हम, कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस जो है कम्यूटर्स की, उसको इंप्रूव किया जाए। जो लोग, जो यात्री हैं, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी की जाए, लोग जो है वो जगहों से आसानी से जुड़ सके और उनकी सुविधा जो है वो भी बढ़ाई जा सके, वो लोग आसानी से वो ट्रैवलिंग जो है वो कर सके, जिससे कि क्या हो, टूरिज्म को बढ़ावा मिले, पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके अलावा कंजेस्टेड अर्बन एरियाज जो हैं, बहुत ऐसे शहरी क्षेत्र हैं पहाड़ी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैदानी भागों में एक शहर जो है वो धीरे धीरे अगर समय के साथ में बड़ा भी होता जाता है तो उसके पास में जगह होती है जहां पर कि वो बढ़ सकता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में एक लिमिटेड क्षेत्र होता है जहां पर कि शहर जो है वो बढ़ सकता है। उसके बाद पहाड़, वैलीज, घाटियां, नदियां, ये सब कुछ जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से शहर ज्यादा बढ़ नहीं पाता। तो वहां पर कंजेशन जो है बढ़ता जाता है, समय के साथ में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहने लगती है, जनसंख्या बढ़ने लगती है, और फिर धीरे धीरे बहुत
भीचा भीचा सा कंजेस्टेड एरिया जो है वो शहर बनता चला जाता है। तो ऐसे कंजेस्टेड एरिया जहां पर कि अब रोड्स को चौड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां पर टूरिज्म तो बहुत ज्यादा है, लोग जो है घूमने बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन रोड्स को चौड़ा नहीं कर सकते, इस वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो हैं, बहुत सारी समस्याएं जो हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है। उन सब के कंजेशन को कम किया जाए। कन्वेंशनल मास ट्रांजिट सिस्टम जो है वो अब फिजिबल है नहीं। जो जन परिवहन प्रणालियां पारंपरिक रूप से जो चली आ रही हैं वो अब फिजिबल है नहीं, अब कुछ ना कुछ नया हमें सोचना पड़ेगा। तो उस नए तरीके को अपनाने का जो प्रयास है वो इसके अंदर किया गया है। इसके अंदर रॉपवे प्रोजेक्ट्स जो है उनको अलॉट किया गया है। कुछ इस टाइप के रॉपवे जो है वो रॉपवे ऐसे होते हैं, ये रॉप जो है रस्सी जो है वो आपको दिखाई दे रही है, इसके द्वारा मार्ग जो प्रदान किया जाता है उसे हम रॉपवे कहते हैं। रॉप यानी रस्सी, रस्सी के द्वारा मार्ग जो प्रदान किया जाता है, ऐसे एफर्ट्स को हम कहते हैं। इस प्रकार का जो सिस्टम बनाया जाता है उसे हम कहते हैं रॉपवे। तो ऐसे रॉपवे प्रोजेक्ट्स जो हैं, ऐसे 8 रॉपवे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अलॉट किए गए हैं अभी अभी 2022-23 के लिए। 2022-23 के ठेके दिए जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे 60 किलोमीटर के लिए। 60 किलोमीटर के अलग अलग प्रोजेक्ट जो हैं जिनकी की टोटल लंबाई 60 किलोमीटर है, ऐसे 60 किलोमीटर के 8 प्रोजेक्ट दिए जाएंगे 2022-23 के लिए। ठेके जो है वो दिए जाएंगे ताकि रॉपवेज जो है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा बन सके, खास तौर से हिली एरियाज। ये जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे ये हिली एरियाज में, पर्वतीय क्षेत्रों में दिए जाएंगे, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारे, उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, उन सब में जहां पर पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा आता है उन सब जगहों पर ऐसे 8 रॉपवे जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनके ठेके जो हैं वो दिए जाएंगे इस स्कीम के अंदर। ये जो पर्वतमाला स्कीम है इसके अंदर ऐसा काम जो है वो किया जाएगा। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये सारा काम होगा? ये सारा काम जो होगा वो होगा मॉर्थ के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के नाम से जिसे हम जानते हैं, हिंदी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है शॉर्ट में जिसे हम मॉर्थ कहते हैं, उस मॉर्थ के द्वारा किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर इनका नाम तो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो ये रोड और हाईवेज का काम देखने चाहिए, ये लोग कहाँ रॉपवे वॉपवे ऐसे कामों में कहाँ पड़ रहे हैं? तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, फरवरी 2021 में यानी कि लगभग 1 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के जो रूल्स हैं उसके अंदर मॉर्थ को इनेबल किया था, मॉर्थ को ये शक्तियां प्रदान की थी, ये पावर्स जो है वो प्रोवाइड की थी कि वो डेवलपमेंट ऑफ रोपवेज करें, रोपवेज का विकास करें, जितने भी रोपवे हैं उनका विकास करें, एंड अल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस, और दूसरे जो वैकल्पिक साधन जो हो सकते हैं, वैकल्पिक परिवहन के जो साधन हैं उनके विकास का काम जो है वो अब मॉर्थ ही करेगा। आज से 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले इन नियम्स को अमेंड किया गया था, इन रूल्स को अमेंड किया गया था और मॉर्थ को, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को ये पावर्स दी गई, ये शक्तियां दी गई कि वो रॉपवे का काम तो देखेंगे ही, साथ ही साथ और भी ऐसे अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन के कोई मीडियम अगर बन सकते हैं, वैकल्पिक परिवहन के साधन अगर कोई बन सकते हैं तो उनका विकास करने का काम भी मॉर्थ को दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को दिया गया है। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। अगर ऐसे तरीके अपनाए जाएंगे जो रॉपवे हैं या ऐसे अल्टरनेटिव तरीके जो अपनाए जाएंगे उनका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? पहला महत्व यह है कि इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सस्ते में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो सकेगा। अभी हमें रोड्स बनाने के लिए सबसे पहले तो जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, लैंड एक्वायर करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा ट्रैफिक होता जाएगा उतनी ज्यादा लैंड जो है 4 लेन 6 लेन 8 लेन के लिए रोड जो है बनाने के लिए हमें जमीन एक्वायर करनी पड़ती है, जमीन की अवाप्ति करनी पड़ती है ताकि रोड्स को बनाया जा सके, रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा आती है, रोड्स की पर किलोमीटर की कॉस्टिंग जो है वो काफी ज्यादा आती है। लेकिन जब हम रॉपवे बना देंगे, अगर आप देखेंगे ये रॉपवे जो आपको दिखाई दे रहा है, रॉपवे बहुत ही कम जगह तो घेरता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि रोड्स में हमें क्या करना पड़ता है, हर 1 किलोमीटर पर या हर एक सेंटीमीटर भी अगर हमें रोड बनानी है ना तो उसकी कुछ कॉस्ट आती है, उसकी कुछ लागत आती है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ एक पोल एस्टेब्लिश हो गया, अगला पोल यहाँ एस्टेब्लिश हो गया, उससे अगला पोल यहाँ एस्टेब्लिश हो गया और इनके ऊपर रॉप्स जो है वो डाल दी जाती है।
रस्सियां जो है वो डाल दी जाती है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग जो है वो ऐड नहीं होती। बहुत सस्ता तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का रोड्स के बनिस्पत, रोड के मुकाबले अगर हम बात करें तो बहुत सस्ता तरीका हमें ये देखने को मिलता है। और हम जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की, पहाड़ी क्षेत्र जनरली ऊंचे होते हैं। ऐसा एक पहाड़ है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा रोड्स को ऐसे 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 घुमा घुमा करके फिर जो है वो ले जाया जाता है, ऐसे उसकी साइड साइड से होकर के ले जाया जाता है, तो कॉस्टिंग और बढ़ती जाती है। हर 1 सेंटीमीटर रोड बनेगी तो उसकी कॉस्टिंग ऐड होती जाएगी। लेकिन ये जो रॉपवेज होते हैं ये बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट वे लाइनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो डिस्टेंस भी बहुत कम जो है यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। दूसरा जो बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, इसका सिग्निफिकेंस जो देखने को मिलता है, फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए रोड ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, ट्रैफिक जाम हो सकता है, कोई लैंडस्लाइड हो गया, रोड टूट गई, ऐसी कोई भी स्थितियां जो है वो बन सकती है जिसकी वजह से रोड ट्रांसपोर्टेशन की सर्टेनिटी जो है वो कम हो जाती है, जो निश्चितता जो है वो कम हो जाती है। आप नहीं कह सकते कि हम किसी एक पॉइंट से दूसरी जगह पर 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। प्लेन एरिया में फिर भी कहना आसान होता है, लेकिन जब हम हिली जोन में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, तो ये कहना आसान नहीं होता है कि हम इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में इतने टाइम में पहुंच जाएंगे। बीच में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है वो बहुत सीधा है, रोड्स जो है वो बहुत घूम फिर करके जाती है, लेकिन ये ड्रॉपवे जो है वो सीधे सीधे टाइम टू टाइम चलते हैं। मान लीजिए इनका कोई डेडिकेटेड टाइम है कि 9 बजे से निकलता है तो 9:30 बजे आपको पहुंचा देगा या 10 बजे आपको पहुंचा देगा, तो फास्ट काम हो जाता है क्योंकि ये सीधे सीधे चलते हैं, रोड्स जो है वो घूम फिर करके जाती हैं, तो टाइम काफी ज्यादा बच जाता है। दूसरा, सर्टेनिटी जो है वो रॉपवे की ज्यादा हो जाती है। बहुत कम कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रॉपवे को रोका जाता है, कोई एवलांच, कोई भूकंप या कोई ऐसी स्थितियां, लैंडस्लाइड या ऐसी स्थितियां जिनकी वजह से इसको रोकना पड़ सकता है। अदरवाइज हमें इसकी वजह से बहुत ज्यादा कोई ट्रांसपोर्टेशन को रोकने का कारण जो है वो देखने को नहीं मिलता। रोड्स आए दिन जाम हो सकती किसी भी कारण से। एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम आ रही है, प्लस एनवायरमेंट फ्रेंडली हमें देखने को मिलेंगे। सॉइल इरोजन कम होगा क्योंकि जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया, इनके सिर्फ पोल्स लगते हैं, एक पोल यहाँ लगा, फिर अगला पोल सीधा यहाँ लगेगा, बीच की जमीन को किसी तरीके से हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सीधा एक पोल फिर अगला पोल। बाकी जो कुछ हम करेंगे, रोप्स डालने का काम और वो जो ट्रॉलीज डालने का काम है वो हवा में किया जाएगा, तो नीचे की जमीन जो है वहां पर हम किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सॉइल इरोजन, यहाँ के मृदा अपरदन जो है वो हमें कम देखने को मिलेगा। डिस्टर्ब टू वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ जो होगी, वन्य जीव जो होंगे, उनको किसी तरह का डिस्टरबेंस हम नहीं करेंगे। रोड्स जनरली ऐसा काम करती है, एक रोड जो यहाँ पर जा रही है वो इधर से और इधर से वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कई बार ऐसे वन्य जीव होते हैं जो सड़क पर वाहनों की चपेट में आ जाते हैं, या ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि वन्य जीव जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, खूंखार हो जाते हैं, तो वो सड़क पर चलने वाले लोगों पर अटैक करते हुए भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको उनके काम में डिस्टर्बेंस जो है बहुत ज्यादा होता है। उसको इधर जाना है, नहीं जाने को मिल पा रहा है, फिर वो एग्रेसिव होता जाता है, तो वो किसी न किसी तरह का अटैक जो है, हमला जो है वो भी करता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन हम क्योंकि रोड्स जमीन पर होती हैं, हम जमीन पर काम कर ही नहीं रहे, हम तो क्योंकि आसमान में काम कर रहे हैं, तो नीचे की वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब इससे होती हुई हमें दिखाई नहीं देती है। और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्योंकि कम है, तो इसका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी बहुत कम हमें देखने को मिलता है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है हम किसी भी तरह का कोई काम जो करते हैं उसके अंदर हम कितना ज्यादा कार्बन जो है उसको एमिट करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन कितना ज्यादा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ही बहुत कम हो रहा है, यहाँ एक पोल लगेगा फिर सीधा अगला पोल लगेगा, बीच में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन है नहीं, तो वहां पर हमें कार्बन फुटप्रिंट जो है वो भी बहुत कम देखने को मिलता है। मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है पूरी तरीके से, पर्यावरण को प्रदूषित करता हुआ ना तो कंस्ट्रक्शन में करेगा या प्रदूषित, ना ही बाद में इसकी रनिंग जो होगी उसके अंदर हमें पर्यावरण को प्रदूषित करता हुआ ये दिखाई देगा। इकोनॉमिक है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी अगला जो फीचर हमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा। देखिए होता क्या है, रोड्स जो हैं किसी एक बहुत छोटे शहर को, जब छोटे गांव को जब जोड़ना होता है पहाड़ी एरिया में, तो कई बार रोड बनाई ही नहीं जाती क्योंकि वहां लोग बहुत कम रहते हैं। हो सकता है 50 लोगों का गांव हो सकता है 100 लोगों का गांव हो, 100 लोगों के गांव के लिए कई करोड़ रुपए जो है रोड बनाने के लिए खर्च हो जाएंगे। तो इस वजह से सरकार जो है वो देखती है कि कम जनसंख्या है और बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आ रही है रोड बनाने की, तो रोड हम ना बनाएं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी दी जा सकती है, क्योंकि इसको बनाना सस्ता है, इसको इंस्टॉल करना काफी सस्ता मीडियम है, तो इस वजह से हम लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी, छोटी छोटी पहाड़ियों तक भी कनेक्टिविटी जो है वो बना सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें 3S
एक केबल कार सिस्टम होता है 3S जिसे कहा जाता है, वैसे सिस्टम जो है या उसके अलावा जो आजकल की लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज है, एकदम समकक्ष प्रौद्योगिकियां जो हैं, उनको अगर हम यूज करें तो 1 घंटे के अंदर लगभग 6 से 8 हजार लोगों को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं ये लोग। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में देखें, यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा चलता है ये, आल्प्स माउंटेन, स्विट्जरलैंड और ये ऐसे देश जो है जहां पर ये माउंटेनियस रीजन बहुत ज्यादा है, वहां पर ये लोग जनरली इस सिस्टम को यूज करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का अगर यूज किया जाए तो 1 घंटे में 6 से 8 हजार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जो कि काफी अच्छा है, काफी अच्छा तरीका जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बेनिफिट्स की बात करें अगर हम, तो आइडियल फॉर डिफिकल्ट चैलेंजिंग सेंसिटिव टेरेन्स, ऐसे क्षेत्र जो कि बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो कि बहुत ज्यादा कठिन है, जहां पर रोड बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है वो हमारी लग जाएगी, बहुत ज्यादा खर्चा सरकार का हो जाएगा, वहां पर ये स्थिति जो है या ये सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा आइडियल है, आदर्श है। वहां पर इस सिस्टम को इंस्टॉल कीजिए, बहुत कम कॉस्ट आएगी और हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाएगा। जैसे जब हमें रोड बनानी होती है तो हमें रिवर्स भी क्रॉस करनी पड़ती है, नदियों को क्रॉस करना पड़ता है, बीच में कोई बिल्डिंग्स भी आ सकती हैं, बीच में कोई रेविन्स जो है, खड्डे, बड़े खड्डे जो हैं वो भी आ सकते हैं, और उनकी वजह से रोड, उनके ऊपर से होकर के रोड जो है वो हमें बनानी पड़ती है, ब्रिज की कॉस्टिंग ऐड हो जाती है, अगर रिवर क्रॉस करनी है तो पुल बनाना पड़ेगा, पुल की कॉस्टिंग ऐड हो जाएगी, हर एक चीज की कॉस्टिंग जो है वो ऐड होती चली जाती है। कई बार शहर आ जाता है, फ्लाईओवर बनाना पड़ता है, उसकी कॉस्ट और ऐड हो जाती है। लेकिन जब हम रॉपवे को यूज करते हैं तो ये सारी कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमें सिर्फ पिलर्स इंस्टॉल करने हैं, रॉपवे जो है वो ऊपर 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 हवा में चलता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरा, स्पेस की रिक्वायरमेंट जो है ग्राउंड पर वो बहुत कम है, जैसा मैंने आपको इस इमेज में दिखाया, जमीन पर जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा अगर इस रॉपवे जितना भी एरिया अगर हम लें तो बहुत कम लेना पड़ेगा। लेकिन जब हम हाईवेज बनाते हैं या रोड्स बनाते हैं तो जैसा जैसा ट्रैफिक होगा वैसे 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 विड्थ जो है वो हमें बढ़ानी पड़ जाती है, चौड़ाई जो है वो हमें बढ़ानी पड़ जाती है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। सॉरी। तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, जगह कम घेरता है ये, तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है, रखरखाव की लागत जो है वो काफी कम हमें देखने को मिलती है। ह्यूमन और एनिमल्स के लिए बैरियर जो है क्रिएट नहीं करता है। हमें अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, बीच में रोड आती है तो हमें रोड क्रॉस करनी पड़ती है, या एनिमल्स को भी रोड क्रॉस करनी पड़ती है, लेकिन इस मामले में कोई रोड क्रॉस करने वाला कोई झंझट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। फ्लेक्सिबल है, सामान ले जाना हो चाहे हमें, चाहे लोगों को ले जाना हो, चाहे कोई और चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना हो, हम आसानी से कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचीलापन जो है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है। लार्ज स्लोप्स जो होते हैं, तीव्र ढाल जो होते हैं, कोई पहाड़ी मान लीजिए ऐसी है, लेकिन कोई पहाड़ मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे लार्ज स्लोप्स को हैंडल करने के लिए रोड्स जो है फिर इसके चारों तरफ घुमा घुमा करके माउंटेन के ऊपर ले जानी पड़ती है। अगर मान लीजिए ये एक माउंटेन है तो रोड जो है इसके चारों तरफ ऐसे घुमा घुमा करके ले जानी पड़ती है, तो कॉस्टिंग और ज्यादा ऐड हो जाती। लेकिन जब हम रॉपवे जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं तो सीधा सीधा एक रॉपवे जो है वो लगाया जा सकता है। तो ऐसे तीव्र ढाल वाली जो स्थितियां होती है, रोड और ज्यादा कॉस्टिंग बढ़ा देती है, लेकिन रॉपवे जो है वो ऐसी स्थिति में और ज्यादा अच्छा सोल्यूशन बन करके हमें देखने को मिलता है। और कार्बन फुटप्रिंट की मैं बात कर ही चुका हूं, बहुत कम कार्बन फुटप्रिंट जो है इनका हमें देखने को मिलता है, बहुत कम मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, बहुत कम जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम हमें देखने को मिलता है। कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। जनरली हमारे जो रॉपवेज होते हैं वो किसी एक मोटर के द्वारा ड्रिवन होते हैं। अगर आप किसी भी रॉपवे में जीवन में कभी बैठे हैं तो आप जानते हैं कि रॉपवे जो है वो एक मोटर जो है उन केबल्स को चलाती रहती है, घुमाती रहती है, मोटर घूमती रहती है, साथ साथ में केबल्स जो है वो चलते रहते हैं। तो मोटर्स जो है वो जनरली इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है और उस टॉर्क को इलेक्ट्रिक मोटर्स के द्वारा जनरेट करवाया जाता है। तो उस समय पर भारत जैसे देश में अगर हम खास तौर से बात करें, जहां पर की बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है और पहाड़ी क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा किल्लत हमें देखने को मिलती है, 24 आवर्स बिजली की सप्लाई जो है वो देखने को नहीं मिलती, जनरली देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कंटिन्यूअस पावर की रिक्वायरमेंट। जो बिजली की जो आवश्यकता है वो कंटिन्यूअस चाहिए, 24 आवर्स चाहिए, तभी जाकर के ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो पाएगा। मान लीजिए लोग जो है वो हवा में चल रहे हैं और उसी समय पर बिजली चली जाए तो वो लोग वहीं हवा में अटक जाएंगे, तो ऐसी स्थितियां जो है वो बन सकती है। तो पावर की रिक्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यूटी में हमें चाहिए होती। दूसरा, स्ट्रिक्टली स्ट्रेट लाइन डिवाइस होती है ये मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है,
तो रॉपवे जो है अगर मान लीजिए एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी के बीच में बनाया गया है तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच ही आपको पहुंचाएगा, जबकि अगर इसी जगह पर एक रोड बनी होती तो वो इसके बीच के सारे स्थानों को कवर कर लेती है। आपको यहाँ रुकना है तो भी आप जा सकते हैं, यहाँ जाना है तो भी आप जा सकते हैं, यहाँ जाना है तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन रॉपवे जो है वो स्ट्रिक्टली पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, बीच की कोई स्थिति जो है वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, रोड्स जो है उनसे आसानी से दूसरी रोड निकाली जा सकती। मान लीजिए इधर किसी गांव को, किसी शहर को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, एक रोड यहाँ से यहाँ तक के लिए बनाई जा सकती है। रॉपवे में ऐसा सिस्टम जो है वो बहुत आसानी से नहीं होता। आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ही जाना पड़ेगा। बी पॉइंट से हो सकता है यहाँ के लिए एक रॉपवे अलग से बनाना पड़े, या ए पॉइंट से यहाँ के लिए एक रॉपवे जो है वो अलग से बनाना पड़े। ऐसी स्थितियां जो है वो आपको देखनी पड़ेंगी। तो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेट कनेक्टिविटी जो है रॉपवे प्रोवाइड करता है, ये अपने आप में इसकी एक लिमिटेशन जो है वो बन जाती है। खास तौर से जब किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गांव जो है वो आसपास बिखरे हुए 360 डिग्री में बिखरे हुए हमें दिखाई देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक लाइन में नहीं दिखाई देते, अलग अलग बिखरे हुए दिखाई देते हैं। तो वहां पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है उसकी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो भी बहुत ज्यादा है। तो अगर हमें जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर हमारे सामने मेंस में आ जाता है, तो और अगर हमें कंक्लूजन लिखना हो तो कंक्लूजन में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि क्योंकि इस सिस्टम के या इस प्रणाली के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डेफिनेटली हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स जो है, लाभ जो है वो कई ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से सरकार को, और खास तौर से अगर हम जब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर सरकार को काम जो है वो करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, ताकि ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले। डेवलप्ड कंट्रीज ऑलरेडी कर रहे हैं, विकसित देश जो है वो ऑलरेडी इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। भारत जो है वो इस सिस्टम में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो भारत को भी इस फ्रंट पर आगे आने की बहुत ज्यादा जरूरत देखने को मिलती है। तो चलिए आज के सेशन को यही एंड करते हैं। आई होप कि आज का सेशन जो है काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक आप लोगों के लिए रहा होगा। हम मिलेंगे अगले सेशन में किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।